दोस्तों क्या हालचाल है। तो दोस्तों जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा और अपने वादे के अनुसार मैं आ गया हूं आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस के फुल नोट्स लेकर। जी हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड फुल। जी हाँ, जैसा वादा किया था उस अनुसार, जैसा ये सिलेबस दिया हुआ है जो भारत सरकार का है, रेलवे का है, आरपीएफ का कांस्टेबल का आया हुआ, उसके अनुसार मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूं पूरे के पूरे। तो आज जिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है जिससे मैं शुरुआत करने वाला हूं वो है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, फिर बौद्ध संगतियां, फिर जैन संगतियां, फिर केंद्र वेद, वेद, उसमें उसके ब्राह्मण और उपवेद, और उसके बाद होगा प्रमुख भारतीय दर्शन, उसके बाद आचार्य एवं उसके सिद्धांत, और इसके बाद लास्ट में हम लोग जाएंगे प्रमुख राजवंश, राज संस्थाएं और राजधानी। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में ये जो आपको कोर्स मिला हुआ है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज क्लास नंबर 1 में हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे, किस पे करेंगे? प्राचीन इतिहास। चलिए यहां पे लिख लेता हूं मैं एक बार, प्राचीन इतिहास। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे? प्राचीन इतिहास पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो आपके सिलेबस के हिसाब से जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, उसमें से जो खास पॉइंट हैं सिर्फ मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं। तो सिंधु घाटी अगर सभ्यता की दोस्तों हम लोग बात करें तो जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कि कई प्रमुख स्थल रहे हैं जो इस प्राचीन सभ्यता की उन्नति और विस्तार को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ स्थल जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका हड़प्पा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है और इसी के नाम पर इस सभ्यता सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। हड़प्पा में अन्नगार, ठीक है, जहां पे अनाज स्टोर होता था, विशाल स्नानागार, जैसे कि पता है आपको, विशाल बड़े बड़े जो जिसे कहते हैं स्विमिंग पूल टाइप्स के थे, कब्रिस्तान मिले हैं वहां पे, और शिल्पकारों के कार्यस्थल मिले हैं जिसमें महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की सभ्यता में ये मिला है। इसके बाद दूसरा जो है वह है मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिलते हैं, अन्नगार मिलते हैं, विशाल सभा भवन मिलते हैं, सुव्यवस्थित सड़कें मिलती हैं, सड़कें जो वहां की सुव्यवस्थित थी, और जल निकासी की प्रणाली मिलती है। जैसे कि उल्लेखनीय इसमें इसके साथ अवशेष और भी मिलते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। यह राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो कृषि के विकास को दर्शाता है। कालीबंगा में अग्निकुंड और बलि के साक्ष्य भी मिलते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। आगे चले दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है लोथल। यह गुजरात में स्थित एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंधों को के महत्व को दर्शाता है। लोथल में गोदी, गोदाम और शिल्पकारों के कार्यस्थल जैसे अवशेष मिलते हैं। आप इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, ये सारा पीपीटी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा भी अगर किसी को बाद में जरूरत होता है कि मान लो मिस हो जाता है, तो आप हमारे ऑफिस में फोन करके आपको जो नंबर है ये पीपीटी ले सकते हैं, आपके लिए बनाया, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान से देख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर आता है धौलीवीरा। यह गुजरात में स्थित एक और महत्वपूर्ण स्थल है जो अपनी जल संरक्षण प्रणाली, जी हां, किसके लिए प्रसिद्ध है धौलीवीरा? जल संरक्षण प्रणाली, विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। धौलीवीरा में स्टेडियम जैसा एक विशाल संरचना मिलती है
जिसका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो स्टेडियम का उद्देश्य क्या था। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो अपने आकार और विस्तार के लिए जाना जाता है। राखी गढ़ी में विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले हैं, इसे जो इस सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा बनावली, सुरकोटदा, चूहू दोड़ो, रोपड़ और रंगपुरा जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी मिलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के वैभव और विविधता को दर्शाते हैं। इन स्थलों की खोज और अध्ययन से हमें पता लगता है कि प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानने का हमें मौका मिलता है। तो दोस्तों ये बात करी हमने किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है, जिससे आपका रिवीजन बार बार हो सके, आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आगे चलते हैं। बौद्ध समितियां, इस पे भी आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, इस पे भी सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध समिति की। बौद्ध धर्म के इतिहास में बौद्ध समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों का आयोजन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए और उनकी व्याख्या करने के लिए और शुद्ध रूप में संरक्षित करने के लिए किया गया था। प्रमुख बौद्ध समितियां निम्नलिखित हैं, इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध समिति की हम लोग बात करें तो समय था बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, लगभग 483 ईसा पूर्व में। जी हां, बुद्ध के देहांत के बाद तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। स्थान था इसका राजगृह, राजगीर भी कहा जाता है, मगध में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को, जिसे सूत्री पट्टिका भी कहा जाता है, के द्वारा स्थापित नियमों को विनय पट्टिका का संकलन और संरक्षण करना। तो बुद्ध के उपदेशों को संकलित और संरक्षित करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। और महत्व क्या था? बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को लिखित रूप में संकलित करने की पहली कोशिश थी। यहां बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनको लिखित रूप में संकलित करने की ये पहली कोशिश थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द्वितीय जो बौद्ध समिति होती है वो हुई, समय क्या था? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान था इसका वैशाली। अध्यक्ष से सबकामी, याद रखना अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। ये कई बार इस तरह के सवाल आए हुए हैं। उद्देश्य क्या था इसका? बौद्ध संघ में उत्पन्न मतभेदों को सुलझाना और विनय नियमों में कुछ और संशोधन करने पर विचार करना। और महत्व क्या था? बौद्ध संघ में पहली बार विभाजन की इसमें शुरुआत होती है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। आगे चलते हैं, तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। ये जो सवाल हैं कई बार आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल छांट के। ठीक है, क्रिस्प जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट एंड क्रिस्प निकाला मैंने आपके लिए। तो समय था जो तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, ऐसा सवाल आ सकता है आपको। सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, लगभग 250 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, आपको यह बताना है। स्थान था इसका पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीसर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीसर। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में संरक्षित करना और विधर्म विचारों का खंडन करना। महत्व क्या था? अभिधम्मपट्टिक का संकलन, जो बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे चलते, इसके बाद आता है आपका चतुर्थ। जी हां, चतुर्थ बौद्ध समिति की बात करें तो समय कब था, कब हुआ था? ये इस पे सवाल आए हुए हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में और 2 अलग अलग स्थानों पर हुई थी। याद रखिएगा, जो चौथी बौद्ध समिति थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और 2 अलग अलग स्थानों पर हुई थी। कहां कहां हुई थी भाई? एक हुई थी कश्मीर में, सर्वविस्तारवाद संप्रदाय द्वारा आयोजित की गई थी। दूसरी हुई थी श्रीलंका में, थैववाद संप्रदाय द्वारा आयोजित की गई थी। उद्देश्य था इसका बौद्ध धर्म के त्रिपिटका का पुनः संकलन और उसका व्याख्या करना। महत्व था बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विकास को दर्शाता है। तो इन बौद्ध समितियों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, नियमों और दर्शन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इन समितियों के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया और उनका प्रचार प्रसार किया गया। तो बौद्ध के बाद जहां हम आगे बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दोस्तों जैन समितियों की। तो जैन समिति की हम लोग बात करें तो जैन धर्म में औपचारिक रूप से बौद्ध समिति की तरह समितियां आयोजित नहीं हुई हैं, ठीक है। हालांकि जैन धर्म के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और सभाएं हुई हैं जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों और ग्रंथों के संरक्षण प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कौन सी थी? तो प्रमुख जैन सभाएं की बात करें, पाटलिपुत्र सभा लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई। इस सभा में यह सभा जैन धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस सभा में जैन धर्म आगमों का संकलन किया गया और उन्हें 12 अंगों में विभाजित किया गया। यह सभा स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई। स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई। अगला जो टॉपिक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वल्लभी सभा, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस सभा का आयोजन गुजरात के वल्लभी में होता है, ठीक है, वल्लभी में हुआ था। इस सभा में जैन आगमों का पुनः संकलन और संपादन किया गया। इस सभा के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। 2 संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो गया। इसके बाद में कौन कौन से संप्रदाय थे? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। आगे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक समितियों की बात करें, हम जैन धर्म की आधुनिक समिति की बात करते हैं। आधुनिक समय में भी जैन समाज की विभिन्न संप्रदायों और संगठनों द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों का उद्देश्य जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, समिति सामाजिक सुधार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और जैन समुदाय के हितों का रक्षा करना है। तो कुछ प्रमुख जो समिति हुई उनके बारे में बात कर लेते हैं। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ, यह जैन धर्म का एक प्रमुख संगठन है जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है जैन विश्व भारती, यह एक जैन विश्वविद्यालय है जो जैन धर्म के दर्शन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आता है दोस्तों जैन युवा संघ, यह जैन युवाओं का एक संगठन है जो जैन धर्म के सिद्धांतों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और उन्हें सामाजिक कार्यों में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग कहां चलते हैं? वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। देखो ये जो पीपीटी तैयार करी है, जो ये लेक्चर तैयार किया है, ये सिर्फ आपके हिसाब से, आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के हिसाब से जितना आना है मैंने उस हिसाब से शॉर्टकट में तैयार किया है। तो ऐसा मत सोचना कि इतना सही है, ये तो ज्ञान बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे सवाल आए हुए आ सकते हैं, मैंने उस हिसाब से बनाया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वेद, जी हाँ, वेद, ब्राह्मण और उपवेदों की। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ, जी हाँ, वेद, ब्राह्मण और उपवेद भारतीय ज्ञान परंपरा के प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वेदों की, तो वेदों का जो उपरेक्ष्य ईश्वर द्वारा प्रकट माना जाता है, वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट माना जाता है और इन्हें श्रुति सुनी हुई परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। ये 4 वेद हैं। हम लोग 4 वेदों की बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद की। यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति की ऋचाएं हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, जी हाँ, यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम और विधान दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका, हम बात करेंगे सामवेद की। यह संगीत से संबंधित वेद है और इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के लिए संगीतबद्ध किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात होती है अथर्ववेद की। इसमें जादू टोना, चिकित्सा, ज्योतिष और दैनिक जीवन के संबंधित मंत्र दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलें तो हम यहां देखेंगे, आगे बात करते हैं हम ब्राह्मण की। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य में व्याख्या करता है। ब्राह्मण गद्य जो है वेदों की गद्य में व्याख्या करता है। इसमें यज्ञों के विधान, कर्मकांड, कहानियां और दार्शनिक विचारों का
विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के आप देखेंगे ऐत्रेय और कौशितकीय ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के हैं शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण हैं, सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद के हैं गौपथ ब्राह्मण। इसी तरह उपवेदों की हम लोग बात करें, उपवेदों में अनुषांगी ग्रंथ हैं जो विशिष्ट विषयों पर केंद्रित हैं। ये 4 है, जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। धनुर्वेद है, ये युद्ध कला और शस्त्र विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद है, ये संगीत और नृत्य से संबंधित है। अर्थशास्त्र है, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन से संबंधित है। आगे चलें दोस्तों, हम और आगे चलते हैं। तो इसके महत्व की बात करें तो वेद, ब्राह्मण और उपवेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान के मूल स्रोत हैं। ये ग्रंथ हमें प्राचीन भारतीय समाज के जीवन, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति के बारे में बहुत बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको एक सारणी के रूप में भी दे दिया है, या आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, उसमें ब्राह्मण है जो है वो ऐत्रेय कौशिकी है, और इसका उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद है। उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो शतपथ और तैत्रीय है। इसके जो उपवेद है धनुर्वेद है। सामवेद के जो ब्राह्मण है पंचविश है और षड्विश है, इसके गंधर्ववेद उपवेद है। अथर्ववेद की आप बात करेंगे तो गौपथ ब्राह्मण है, और इसमें जो क्या कहते हैं उपवेद है वो अर्थशास्त्र है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, इसमें से बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक सवाल आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। आगे चलते हैं। तो प्रमुख दर्शन की बात करें हम, प्रमुख भारतीय दर्शन की हम लोग बात करें तो प्रमुख भारतीय दर्शन जिन्हें अक्सर आस्तिक, आत्मा और ईश्वर को बेविश्वास रखने वाले, और नास्तिक, आत्मा और ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाले दर्शनों में विभाजित किया जाता है। भारतीय दर्शन 2 तरीके से विभाजित है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो जो आत्मा और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नास्तिक वो जो आत्मा और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। ठीक है, भारतीय चिंतन और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये दर्शन जीवन, मृत्यु, सत्य, नैतिकता और ब्रह्मांड की प्रकृति जैसे गहन प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें आस्तिक दर्शन की। ठीक है, तो इस दर्शन में के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि थे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ था इसका न्याय सूत्र। केंद्रीय विचार क्या था? तर्क और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। यह शेष 16 पदार्थ यानी तत्वों की व्याख्या करता है, जिसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्रमाण, प्रमेय, संशय और प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, जल्प, विताड़ा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान इसमें शामिल हैं। अगर हम लोग बात करें वैश्विक दर्शन की बात करें, इसके प्रवर्तक कौन थे? कर्णाद ऋषि थे। याद रखना दोस्तों, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ऐसा ही रट्टा लगा लेना चाहे तो। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ कौन थे? वैश्विकी सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ था। केंद्रीय विचार क्या था? पदार्थ के परमाणु सिद्धांत और उनके गुणों की व्याख्या होती है इसमें। यह दर्शन 6 पदार्थों पर था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समन्वय पे चर्चा करता है। आगे चलते दोस्तों, सांख्य, इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। प्रमुख ग्रंथ कौन था? सांख्य, करिका। और केंद्रीय विचार क्या थे? प्रकृतिक और पुरुष द्वैतवाद पर आधारित थी। यह दर्शन 25 तत्वों की व्याख्या करता है, जिनमें प्रकृति, महता, अहंकार, पंच तंत्रात्मा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पुरुष शामिल हैं। इन पे जब वक्त होगा, अभी तो एग्जाम की जल्दबाजी है, ठीक है, आपके एग्जाम जल्दी आ रहे हैं, तो बट अगर टाइम मिलेगा तो इन पे अलग अलग भी बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा हम कभी जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों योग दर्शन की बात होती है। इसके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, सबको पता होगा। प्रमुख ग्रंथ है इनका योग सूत्र, और केंद्रीय विचार है चित्त की वृत्तियों के निरोध के माध्यम से समाधि को प्राप्त करना। देख याद रखिएगा, योग का मूल मंत्र क्या है, यहां पे हम लोग बात कर ही लेते थोड़ा सा कि योग का को है क्या।
बेसिकली चित्त की वृत्तियों, जो मन की जो क्या कहेंगे, जो यानी कि वृत्तियां हैं, वृत्तियां से कह सकते हैं हम इसे सामान्य भाषा में, कि जो बुराइयां हैं, ठीक है, कि उसको उसको उसके निरोध यानी उसको ठीक करते हुए समाधि को प्राप्त करना। इस दर्शन को अष्टांग योग भी कहते हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर उससे समाधि की इसमें व्याख्या करता है। तो पूरे जीवन को उन्होंने इस तरह से बांटा है कि किस तरीके का जीवन जिया जाए, किस तरह से हम जिएं, और अंतिम हमारा जो लक्ष्य है हम समाधि प्राप्त करें और भगवान में विलीन हो जाएं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। आगे चलते हैं दोस्तों, तो मीमांसा की हम लोग बात करें, इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। प्रमुख ग्रंथ था इनका मीमांसा सूत्र। और इसका विचार क्या था, केंद्रीय विचार क्या था? वेदों के कर्मकांड और यज्ञों के महत्व पर बल दिया था। यह दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है और धर्म के स्वरूप की व्याख्या करता है। इसके बाद आते हैं वेदांत। वेदांत में क्या होता है? प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता। केंद्रीय विचार क्या था? इनका केंद्रीय विचार ये था कि ब्रह्मा परम सत्य, ब्रह्मा जो है वो परम सत्य की एकता और आत्मा की अमरता पर बल था। इसके 3 प्रमुख उपदर्शन थे: अद्वैत वेदांत शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित, और विशिष्ट द्वैत वेदांत रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित थे, और द्वैत वेदांत मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित थे। आगे चलते हैं, ये तो हमने बात करी अभी आस्तिक दर्शन की। अब चलते हैं नास्तिक दर्शन की और हाँ, तो नास्तिक दर्शन की हम लोग बात करें तो उसमें जो प्रमुख थे वो थे कौन? चारवाक बहुत फेमस हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? बृहस्पति। प्रमुख ग्रंथ कौन थे? बृहस्पति सूत्र, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। केंद्र इसका विचार कौन था? भौतिकवाद और सुखवाद पर ही आधारित थे। यह दर्शन आत्मा और ईश्वर की सत्ता को नकारता है और प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मान्यता देता है। ठीक है, इन सब पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, हम इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, बट अभी शॉर्ट के लिए आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आता है आपका जैन दर्शन। प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव, प्रथम तीर्थकार। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार हुए। तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? अगम। और इनका विचार क्या था? केंद्रीय विचार क्या था? अहिंसा परमो धर्म, आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। यह दर्शन अनेकवाद यानी बहुवाद और स्थायीवाद 7 प्रकार के कथन के सिद्धांत पर आधारित था। आगे चलते हैं जैन दर्शन के बाद। तो दोस्तों चलिए बौद्ध दर्शन की हम लोग बात करते हैं। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम बुद्ध थे। उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? जैसे हमने पहले भी बात की, त्रिपिटका, विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम्म पिटका। और उनके जो केंद्रीय विचार थे हम लोग ने जैसे बात करी, 4 आर्य सत्य। जी हाँ, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख आधोगामी प्रतिपाद और अष्टांगी मार्ग। यह दर्शन क्षणिकवाद और अनित्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। आगे चलें, जो अन्य दर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन की समृद्ध जो परंपरा में उपनिषेदिक दर्शन, लोकायत दर्शन, आजीविका दर्शन और अन्य दर्शन विचारधाराएं भी शामिल हैं। और भारतीय दर्शन की विविधता और गहराई हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और अपने अस्तित्व के गहन प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जिन पे हमने अभी चर्चा की। अब आगे चलते हैं। आर्य एवं उनके सिद्धांत। भारतीय दर्शन और धर्म के इतिहास में अनेक आर्य और उनके अद्वितीय सिद्धांतों और विचारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन आचार्यों ने न केवल भारतीय चिंतन को समृद्ध किया बल्कि समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। कुछ प्रमुख आचार्यों के सिद्धांतों को हम लोग संक्षिप्त में वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, उन पे हम लोग बातें कर रहे हैं। अब हालांकि इसमें बहुत डीप स्टडी की जा सकती है, बट क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से इसको संक्षिप्त में कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अस्तित्व दर्शनाचार्य की बात करें तो आदि शंकराचार्य, जी हाँ, 788 से लेकर 820 ईस्वी तक रहे। अद्वैत वेदांत के प्रणेता उन्होंने क्या
ब्रह्म की एकता और आत्मा की अमरता पर बल दिया। उनका मुख्य सिद्धांत था अहम ब्रह्मस्मिन, मैं ब्रह्म हूं। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामानुजाचार्य की। ये रहे 1017 से 1137 तक विशिष्ट वाद्वैत और वेदांत के प्रणेता थे। उन्होंने ब्रह्म, जीव और जगत के बीच एक विशेष संबंध की व्याख्या की। उनका मुख्य सिद्धांत था प्रपत्ति, समर्पण। ठीक है, इसके बाद आते हैं मध्वाचार्य जो 1238 से लेकर 1317 तक रहे। द्वैत वेदांत के प्रणेता उन्हें कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्म और जीव के बीच पूर्ण भेद की व्याख्या की। उनका मुख्य सिद्धांत था हरि सर्वोत्तम, यानी भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे चले दोस्तों, तो गौतम ऋषि, जी हाँ, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने तर्क और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। इसके बाद आते हैं कर्णाद ऋषि। इन बहुत सारी चर्चा की जाती है, की जा सकती है इनके बारे में, बहुत कुछ इन्होंने लिखा पढ़ा है, बट हम अभी एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कर्णाद ऋषि विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत और उनके गुणों की व्याख्या की। इसके बाद आते हैं कपिल मुनि। उन्होंने असंख्य दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधार की स्थापना की। फिर आते हैं पतंजलि ने योग दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने चित्त की वृत्तियों के निरोध के माध्यम से समाधि को प्राप्ति के मार्ग को बताया। क्या बताया? कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की, योग दर्शन की प्रणेता थे। उन्होंने चित्त की वृत्तियों के निरोध, जो मन की जो वृत्तियां हैं उनके निरोध, यानी उन पे काबू पाके, ठीक है, उसके माध्यम से समाधि प्राप्त कैसे की जाए उस मार्ग को बताया। जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। उन्होंने वेदों के कर्मकांड और यज्ञों के महत्व पर बल दिया। आगे चले दोस्तों, तो नास्तिक दर्शन के आचार्यों की बात करें तो महावीर स्वामी 599 से 527 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को बल दिया। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व में गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। इसके बाद आते हैं बृहस्पति ने 4 वाग दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने भौतिकवाद और सुखवाद पर आधारित दर्शन की स्थापना की। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अन्य महत्वपूर्ण आचार्य जिनके बारे में चर्चा कर आती है, क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं। चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जी हाँ, अर्थशास्त्र के रचयिता थे ये। उन्होंने राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद चर्चा होती है व्यास की। महाभारत के रचयिता थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति और धर्म को एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद चर्चा होती है वाल्मीकि की। वाल्मीकि ने रामायण के रचयिता थे। उन्होंने आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पत्नी और भाई के रूप में राम के चरित्र को प्रस्तुत किया। भारतीय दर्शन के आचार्य और उनके सिद्धांत भारतीय चिंतन और संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। इन आचार्यों ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और अपने अस्तित्व का गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। आगे चलते दोस्तों, तो बात करते हैं हम लोग प्रमुख राजवंश और की स्थापना एवं उनकी राजधानियों की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय इतिहास में प्रमुख राजवंश, उनके जो राजधानी है वो हमने कुछ उस पे से प्रमुख राजवंश चुन के लगाए हैं। सारे नहीं है, कुछ छूट जाएं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के हिसाब से जो जरूरी थे, जो आ सकते हैं, मैंने उस हिसाब से लगाया है। तो राजवंश, मौर्य राजवंश, संस्थापक थे उसके चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना, और शासन रहा इनका 332 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना करी पुण्य मित्र ने। इनका शासन भी जो था पाटलिपुत्र पटना में था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। कुषाण वंश की बात करें तो कुंजल कडफिरसेस इसके शासक थे, संस्थापक थे, और राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक रहे। सतवाहन वंश की हम लोग बात करें तो सिमुक जो थे वो इसके संस्थापक थे। ये था अमरावती, प्रतिष्ठित पैठान या अमरावती में था। 2री शताब्दी से 3री शताब्दी तक रहा है ये वंश। और गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे।
पाटलिपुत्र यानी पटना में ये इनका राज्य था और 320 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व तक रहा। आगे चलें, ये बात हुई हमारे प्राचीन इतिहास प्राचीन भारत की। आगे चलें तो मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे तो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे और राजधानी रही लाहौर और दिल्ली। 206 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईसा पूर्व से लेकर 1290 ईसा पूर्व तक रहे। इसके बाद आए हैं खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे खिलजी वंश के और दिल्ली इनकी राजधानी रही। 1290 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन रहा इनका। तुगलक वंश की हम लोग बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, दिल्ली में राजधानी रही और 320 ईसा पूर्व से लेकर 1414 ईसा पूर्व तक इनका जो शासन रहा। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खान इसके संस्थापक रहे, राजधानी रही उनकी दिल्ली और 1414 ईसा पूर्व से 1451 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। लोदी वंश की हम लोग बात करें तो बहलोल लोदी इसके संस्थापक रहे, दिल्ली इनकी राजधानी रही और 1451 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। ये पीपीटी में आपको दे दूंगा, अगर मैं आगे आ रहा हूं तो आप परेशान मत होना। मुगल वंश की हम लोग बात करें तो इसके शासक जो रहे, संस्थापक रहे, बाबर रहे, आगरा और दिल्ली इनकी राजधानी रही। 1526 से 1857 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और दूसरी तरफ अगर मराठा विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो हरिहर और बुक्कन इसके जो संस्थापक रहे और हम्पी इनकी राजधानी रही। 1326 से लेकर 1446 तक इनका शासन रहा, ये साउथ में थे। मराठा साम्राज्य की हम लोग बात करें तो इनके शासक रहे, इनके संस्थापक रहे शिवाजी महाराज, रायगढ़ और सतारा इनकी राजधानी थी और 1664 से लेकर 1818 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। मध्यकालीन के बाद आते हैं हम लोग आधुनिक भारत की हम लोग बात करें तो अगर सिख साम्राज्य का एक इसमें महत्वपूर्ण योगदान था तो सिख साम्राज्य राजवंश जो आता है, सिख साम्राज्य आता है और इसके संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह जी और लाहौर इनकी राजधानी थी और इनका शासन चला है 1799 से लेकर 1849 तक। तो दोस्तों आज हमने बात करी प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करी और उसमें हमने कवर कर लिया आज का टॉपिक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, बौद्ध संगति, जैन संगति और वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद, प्रमुख भारतीय दर्शन इसमें कवर किए हमने, आचार्य एवं उनके सिद्धांत इसमें कवर किए, प्रमुख राजवंश इसमें कवर कर लिए हमने, संस्थापक कवर कर लिया और राजधानियां कवर कर ली। अब अगले जो आपका टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत और टोटल इसमें जो जीएस में आपके 7 से 8 टॉपिक हैं उनको हम अलग अलग करके कंप्लीट करेंगे। ये आपको वीडियो बना के और बाद में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो इसको बार बार सुनना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। इससे बहुत हद तक आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। बाकी आपका काम करेगा कौन? हमारी टेस्ट सीरीज आपको जबरदस्त तरीके से लगानी है। तो चलिए अगले भाग में आपसे मिलते हैं।